नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का वॉल्यूम नंबर फर्स्ट का। कौन सा चैप्टर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इट रिजल्ट इन रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म। यानी कि पूरी की पूरी डेफिनेशन में मेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक वर्ड जिसका नाम है रिकंसिडरेशन। जहाँ कभी भी रिकंसिडरेशन हो रहा है वहाँ वहाँ आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। जहाँ कहीं भी रिकंसिडरेशन हो रहा है, पहले रिकंसिडरेशन समझ लेते हैं। भाई रिकंसिडरेशन कहता है कोई चीज टूट कर दोबारा से बनती है। जैसे आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1:1। पर जहाँ अब रिकंसिडरेशन हो रहा है तो वहाँ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के शेयर। तो ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म जहां भी होगा वहां चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ही होगा। इसका मतलब एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के लिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म always lead to change in profit sharing ratio। इसका मतलब क्या है कि जहां कहीं भी रिकंस्टिट्यूशन होगा मतलब फर्म टूटेगी और फिर दोबारा से रीजनरेट हो रही होगी। पहले कोई पार्टनर आए और रेशियो अपना 1:1:1 में कर रहे थे, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कहा जाता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन ना हो तो उनका प्रोविजन कहता है कि प्रॉफिट शेयर इक्वल ले लो, इसलिए मैं कहता हूँ 1:1। तो ए बी सी अगर 3 पार्टनर है 1:1:1 में कर रहे हैं, पर अब रिकंसिडरेशन होने जा रहा है यानी कि उनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होने वाला है तो वहां रिकंसिडरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अपना प्रॉफिट शेयर चेंज कर रहे हैं। तो रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म हमेशा ऑलवेज किसको बढ़ावा देता है? लीड मतलब बढ़ावा देता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम कहते हैं कि भाई अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो आपके दिमाग में पता है एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर हम इसके बाद चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, यानी कि जब आप इसके बाद चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, तो इन तीनों ही चैप्टर में आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के नाम से। यानी कि वो कहेगा कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो वो हर एक चैप्टर कंटिन्यूस आने वाला, वो क्यों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा रहा है? इसलिए क्योंकि वहां हर जगह रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। कैसे? एडमिशन में जैसे 2 थे, एक नया एडमिट हुआ तो उनकी पहले रेशियो चेंज होगा। भाई पहले 2 थे, पहले ए था फिर बी था, वो प्रॉफिट शेयर करते थे 1:2 में, 1:2 में मतलब 1:1 में। लेकिन सी अगर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि जहां पे फर्म टूटे एक बार, पहले टूटेगी फिर किसी के आने से, यानी कि जब वो टूट गई और फिर दोबारा से रीजनरेट हो गई, अब 1:1 की जगह उनका क्या शेयर हो जाएगा? 1:1:1 में हो जाएगा। तो रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म जहां जहां होगा वहां वहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि चेंज होगा, यानी कि वहां वहां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकाला जाएगा। रिटायरमेंट में भी ऐसा होगा कि 3 पार्टनर है, ए है बी है सी है, उनका कुछ ओल्ड रेशियो है लेकिन एक रिटायर हो रहा है, मतलब फर्म को छोड़ के जा रहा है अपनी मर्जी से, तो अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जा रहा है उसका हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर ले लेंगे। डेथ में भी सेम है, बस डेथ में होता क्या है कि उसे भगवान का बुलावा आ जाता है, भगवान उसे बुला लेते हैं तो उसकी उसमें भी उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं। तो इसलिए हमने बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या बनी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स के अंदर जो उनका रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, वेनेवर जब कभी भी इनके रिलेशनशिप में चेंज होता है, वेनेवर देयर इज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जब कभी भी उनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज होगा इट रिजल्ट उसका क्या परिणाम निकलेगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मैंने बता दिया कि टूट के जो चीज दोबारा से बने वहीं पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही निकालना है। ठीक है,
एक बात तो आपको पता चल गया कि न्यू प्रॉफिट हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहाँ-कहाँ करना पड़ेगा। यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है और जो जब कोई 2 फर्म एक-दूसरे के साथ अमलगमेट करती है, यानी कि जुड़ जाती है, तब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है? तो एक स्पेशल नोट मैंने लिखवा दिया है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू न्यू चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? तो हम कह रहे थे कि स्पेशल नोट की रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब दिमाग में रखना एक बात कि अब इसके बाद हम समझेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता क्या है। भाई सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या है कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और गेनिंग का मतलब क्या है कोई पार्टनर गेन कर रहा है। तो भाई एडमिशन में कोई नया पार्टनर आता है तो अपने जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपना हिस्सा देते हैं, तो वो सैक्रिफाइस करते हैं। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक जा रहा है तो उसके जाने वाले का हिस्सा दोनों खा जाएंगे ओल्ड पार्टनर, तो वो गेनिंग हो गए। यानी कि एक बात तो डिसाइड हो गई कि एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है चैप्टर में और रिटायरमेंट में गेनिंग निकाला जाता है। अब रिटायरमेंट में अगर गेनिंग निकाला जाता है तो रिटायरमेंट और डेथ भाई भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। तो जो चीज़ रिटायरमेंट करेगा वो चीज़ डेथ करेगा। यानी कि एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता क्या है? भाई अभी हमने सिखाया कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर, तो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर, पार्टनर कह लो या एस लगा दो। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर या पार्टनर्स हु शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसका हु शेयर ऑफ प्रॉफिट, हु शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। भाई रिकंसिडरेशन ऑफ फर्म में क्या पड़ा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जहां जहां कोई चीज टूट के दोबारा से बनेगी वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना ही होना है। और अगर चेंज होना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उस चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर या पार्टनर्स जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर जिनका चेंज करने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज होता है तो वो बन जाते हैं गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से जिन पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है वो बन जाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है। कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से यदि किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है डिक्रीज होता है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाते हैं और इंक्रीज होता है तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाते हैं। अब का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल भाई गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेस्ड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल जो होती है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड शोन होती है। ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया, ये असेट साइड हो गई, ये अमाउंट हो गई। असेट साइड आपकी गुडविल शोन होती है, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड शोन होती है वो परचेज गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, जो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है एज एन असेट साइड। लेकिन जो मेहनत से कमाई गई होती है, जो एफर्ट्स के द्वारा जनरेट की गई होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। इसमें इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई एक चीज आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए, क्लियर, यानी कि क्लियर अप्रोच जिसको पता है वो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि कौन चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी वो क्लियर कर ले। तो याद रखना कि CLR कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लायबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब असेट्स और आर मतलब रेवेन्यू। तो कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं अगर इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे? डेबिट होंगे।
अगर दो चीजें, एक एक्सपेंस और असेट्स, अगर ये बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं, और अगर ये घटते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। यानी कि जब मैं आपको पूछूं कि कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस, जब भी मैं बात करता हूँ नॉर्मल बैलेंस की, तो हमेशा दिमाग में रखना मैं उसकी इंक्रीज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, रिवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, जबकि एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस, मैंने बताया ना कि जब भी मैं इंक्रीज की बात करता हूँ उसे मैं नॉर्मल बैलेंस कहता हूँ। तो एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, और एक्सपेंस और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। इसी के बेस पे जिसने ये चीज समझ ली ना, उसने समझ लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि भाई अगर मैं परचेज गुडविल की जनरल एंट्री की बात करता हूँ तो क्या एंट्री पास होगी। अब आप समझ गए कि भाई परचेज गुडविल असेट साइड दिखती है बैलेंस शीट के अंदर। अब असेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या बताया कि भाई असेट्स बढ़ रहे हैं, जहां बढ़ता हुआ देखते ना, कहता है कि असेट जहां भी इंक्रीज दिख जाए वही उसका नॉर्मल बैलेंस। तो ये मैंने बताया कि असेट्स इंक्रीज हो रहे थे डेबिट साइड, तो असेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और दो ही बैलेंस इसमें काम आते हैं, एक लाइबिलिटी का बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट दो ही चीज दिखाती है, लाइबिलिटी और असेट्स, तो लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट और असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। ये चीज जिसके दिमाग में है वो जर्नल एंट्री बिल्कुल हुबहू कर लेगा। कैसे? अब परचेज गुडविल में आप जानते हैं कि परचेज जो गुडविल होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई जाती है। अब असेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट, क्योंकि वो इंक्रीज में बताया था कि असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट जो बढ़ रहा है, तो असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब भी उसे राइट ऑफ करने की बात आएगी उसका अपोजिट ट्रीटमेंट आप करना, तो असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, पर उसे हम राइट ऑफ करने जा रहे हैं तो अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लेकिन उसे राइट ऑफ करते समय क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जो गुडविल असेट्स में दिख रही है वो डेबिट होने की बजाय क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो टू गुडविल अकाउंट। तो अगर हमें क्रेडिट साइड मिल गई तो डेबिट साइड भी मिल जाएगी। क्या कि भाई अगर टू गुडविल अकाउंट हमने कर दिया तो वो जो गुडविल है जो राइट ऑफ हुई है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये कौन से पार्टनर होंगे? ये कौन से पार्टनर होंगे? ये ओल्ड पार्टनर होंगे। हमेशा रखना कि ये कौन से पार्टनर होंगे? ओल्ड पार्टनर। और किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। और कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज गुडविल। अब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसी तरीके से सीखेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना बड़ा इजी है कि भाई सेल्फ जनरेटेड का मतलब है कि ऐसी गुडविल जो उसने अपनी एफर्ट्स के द्वारा कमाई, उसने जो अर्न की है उसने वो एफर्ट कराया, एफर्ट दिया है उसने उस गुडविल को कमाने में, उसमें सालों की मेहनत लगी। मेहनत का कोई मोल नहीं होता, तो इसकी कोई ये बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। भाई जो चीज आपने अपनी मेहनत से कमाई है, परचेज गुडविल में आपने परचेज किया था, आपने उसके लिए कंसिडरेशन पे किया था, कैश में दिया या कोई असेट्स आपने उसे दे दिया, तो वो आपने खरीद ली। अब जो चीज आपने खरीद ली वो बैलेंस शीट में असेट साइड दी गई, असेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, पर राइट ऑफ करते हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। और कौन पार्टनर लेंगे? ओल्ड पार्टनर लेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो एफर्ट से द्वारा कमाई गई है इसका केवल एक रेशियो होता है, एक इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि इसमें जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे करते हैं डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एक एंट्री जो आपको हमेशा याद रखनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ऑलवेज यही एंट्री होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने जितना उन्होंने एक्स्ट्रा गेन किया है, इसका मतलब ये होता है कि जिन जिन पार्टनर ने एक्स्ट्रा गेन किया है, वो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, तो गेनिंग पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देते हैं। तो एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब ये वाली चीज़ अगर आपको याद हो गई ना, तो आप दिमाग में लगा लेना कि आपको एडमिशन की एंट्री हो, रिटायरमेंट की हो, डेथ की हो, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल का आराम से समझ में आएगा। आगे चल के वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? चलो, अब हम आगे करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब आगे हमें क्या सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद? अब हमें सीखना है 2 चीज़। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का, वो होता है मेरे लिए जो उसका मैं न्यूमोनिक कोड बनाता हूँ, वो मैं कहता हूँ केक आइटम और कल्चर आइटम। 2 कोड बनाता हूँ, एक होता है मेरा केक आइटम